गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे जैक द्वारा आज 16 अप्रैल को जो गणित का एग्ज़ाम क्लास 10 का लिया गया है, तो उसका एमसीक्यू प्रश्न जो था, जो प्रथम शाब्दिक परीक्षा है, फर्स्ट टर्म का एक जो एग्ज़ाम है, उसका प्रश्न जो था, उस प्रश्न और उसका हल इस वीडियो में बतलाया जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले से पता है कि OMR शीट में इसका आंसर लिखना है। प्रथम शाब्दिक परीक्षा जो है, ये जैक ने जो फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम लेता है, आपको यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर स्पष्ट देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए कि इसमें समय जो है वो 1.5 घंटा है और फुल पूर्णांक 40 है। हम लोग पहले से जान रहे हैं, हम लोग साइंस का भी हल आपको मैं बतलाया था। और इस सभी का 4 ऑप्शन रहेगा प्रत्येक प्रश्न का। प्रत्येक प्रश्न आपका 1-1 अंक का होगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा, जिसको आपको OMR शीट में ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से डार्क करना है। जैसे ये वाला में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 40 ऑप्शन है ना, कुछ ऑप्शन को यहाँ पर काला करके दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न देखते हैं और उसका उत्तर को जानते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका गणित का क्या है, तो देख लीजिए पहला प्रश्न आपको यहाँ पर आपका देख लीजिए, मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसमें जो 120 है, तो 120 आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 से चलाइएगा तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा 15 हो जाएगा, फिर 3 से कीजिएगा 5 हो जाएगा। यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि कहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर 1 में आपका सही आंसर है, राइट। तो 1 नंबर का आपने हल कर लिया। दूसरा नंबर में कहता है अभाज्य गुणनखंडन इतना का मान। देखिए अभाज्य गुणनखंडन इतना का मान कितना होगा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया, राइट। चलिए 6 और 20 का HCF निकालना है। तो 6 और 20 का HCF आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सही है। तो 6 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा और 20 को भी लिखिएगा। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंडन में लिखेंगे तो इतना 2 गुना 2 गुना 5 हो गया। अब HCF के लिए ये आपका 2 HCF जो आया आपका, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपका HCF जो है 2 आ गया। तो ये वाला आपका सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए, 4 नंबर में है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या क्या रूप होता है। तो हम लोग जानते हैं कि a और b, अगर कोई a धनात्मक पूर्णांक है और b उससे भाग करते हैं, तो a बराबर हमारा क्या होता है BQ प्लस R होता है, राइट। तो इसी फॉर्म में हमारा a और b का कुछ मान होगा और r का भी मान होगा। और यहाँ q के जगह m लिखा है ना, तो m ही रह सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो m रहेगा तो यहाँ पर कोई मान होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका किस फॉर्म में, हम लोग तो जानते हैं ये 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कोई भी धनात्मक विषम संख्या का रूप जो होगा इस रूप में होगा, ये सम संख्या के रूप में होगा। ये दोनों का कंडीशन हमारा नहीं है, ये दोनों में से एक सही होता। तो ये 4 नंबर का हमारा सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और उसका उत्तर आप लोगों को बतलाते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका 5 नंबर में, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। y बराबर कितना है px ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या लिखना है। तो x के जितना बार ये फिगर काटा है x अक्ष को, उतना इसका शून्यों की संख्या हो जाएगा 1 2 3। तो y बराबर px का शून्यकों की संख्या, ये 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा 3 आपका, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर का आंसर हो गया। अब 6ठा नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको बहुपद दिया गया है, ये बहुपद दिया गया है, इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस बहुपद को हम लोग पहले 0 करते हैं। 0 कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन कहाँ है, 3 नंबर वाला ऑप्शन आपका सही है। एक बार -√3 और एक बार +√3 आपका सही आ गया, राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप। प्रश्न संख्या 7 में है। दिए गए बहुपद, देखिए एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना और इतना है, तो इनमें से कौन होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर द्विघात बहुपद का मूल अगर अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स -b/a आपको दिया हुआ है -3 दिया हुआ, राइट। -3 दिया हुआ है।
तो आपको देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको b का मान निकल जाएगा 3 और a का मान निकल गया कितना 1। इसके नीचे 1 है ना, तो a के सामने 1 फेस वैल्यू, इसका फेस टू फेस वैल्यू देखिएगा। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a, और इसका वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2, इसके नीचे 1 है, तो c का वैल्यू भी आपका कितना हो गया 2 और a का वैल्यू हो गया आपका 1। तो आप द्विघात बहुपद का आप जनरल फॉर्म क्या जानते हैं, ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है, ठीक है। इसका मान 1 हो गया x² और b का मान आप यहाँ 3 देख रहे हैं, x और c का मान आपका कितना है तो 2 है। तो ये वाला x² प्लस 3x प्लस 2 जो है वो आपका एक ऑप्शन नंबर 1 में है, देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न आप देखिए कि क्या है अगला प्रश्न हम लोग का। तो प्रश्न संख्या 8 में देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कंडीशन दिया हुआ है, देखिए। तो यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, निकाय समीकरण यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का क्या होगा। तो ये कंडीशन अगर ये द्विघात समी ये दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म अगर ये है, तो अगर ये कंडीशन आता है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, कोई हल, अब यहाँ पर हो गया आपका 1 नंबर का ऑप्शन, कोई हल नहीं है। a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 तो एक अद्वितीय हल होता है, ये सब बराबर हो जाता है तो अनेक हल होता है, और ये कंडीशन जब आएगा तो कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 8 का आपका एक सही हो गया, राइट। तो अगली समस्या देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा 8 नंबर का हल। अब 9 नंबर का प्रश्न देखिए, आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म यहाँ पर दिया हुआ है, और इसमें से कहता है इनमें से कौन इसका हल है। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, या तो इसका आप हल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 2y है, यहाँ y है केवल, तो आप ऐसा कीजिए कि इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 2 जा 4x हो जाएगा माइनस 2y हो गया इज इक्वल टू 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसको ऐसे रहने दीजिए, 3x प्लस 2y बराबर 4 है, इसको ऐड कर दीजिए, ये दोनों कट कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 14/7 आ जाएगा, यानी कि 2 आ गया, यानी इसको भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसमें से x का मान रख लीजिए आप, यहाँ पर 2 है, x का मान अपने 2 रखा है, और माइनस वाई बराबर 5 हो गया। अब यहाँ पर आपका 4 हो गया, -5 को इधर ले आए, y हो गया, यानी कि y का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा -1, y का वैल्यू -1, x का मान आपका 2 आ गया। तो x बराबर 2 और y बराबर -1 आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर का आपका ये वाला आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अब 10 नंबर का प्रश्न देखिए, रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है, देखिए कोई भी रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होगा वो कहलाएगा संगत। वो क्या कहलाएगा, संगत। जिसका हल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, असंगत, ठीक है। तो रेखिक समीकरण युग्म का जिसका हल होता है उसे संगत कहते हैं, जिसका नहीं होगा वो असंगत कहलाएगा। तो वो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। आप चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। रेखिक समीकरण युग्म यहाँ पर दिया गया है कि कितने हल होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आप यहाँ 3 मैंने यहाँ पर आपका 3/3, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिया, यहाँ पर कितना है 2 है, बराबर यहाँ कितना है 2 है, और यहाँ कितना है -3 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों क्या है बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा। इसका जब बराबर नहीं हुआ, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। यहाँ हम a1 a2 करके नहीं दिख रहे हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, खाली आंसर आपको हम बतला रहे हैं कि कौन इसका आंसर है कि और कैसे आपको बनाना था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है दो चर वाले रेखिक समीकरण में, और इसमें कहता है एक अद्वितीय हल होने के लिए k का मान निकालिए। तो देखिए अद्वितीय हल होने के लिए यानी दूसरा हल नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। तो यहाँ पर आपका देखिए a1 का वैल्यू आपका यहाँ पर 2 है, a2 का वैल्यू भी यहाँ पर 2 है, बराबर यहाँ b1 का वैल्यू आपका 1 है, और यहाँ b2 का वैल्यू आपका -k है। यानी इसका हम मान निकालेंगे, यहाँ बराबर नहीं का चिन्ह हो जाएगा, यानी k बराबर नहीं होगा -1 का, k बराबर नहीं होगा -1 का। इस वैल्यू करके छोड़ करके बाकी जो भी मान देंगे हमको एक अद्वितीय हल होगा। तो k का मान नहीं है, इनमें से k का मान कौन तो नहीं होगा, तो यहाँ पर ये नहीं करेगा तभी ये सही होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। यानी यहाँ k बराबर -1 नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा ये कहना था इसमें, तभी आपका आंसर सही आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखिए।
यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी। देखिए असंगत जब है यानी उसका एक भी हल नहीं होगा तो उसके लिए क्या होगा, दोनों रेखाएं समांतर होगा, यानी कि वो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। संपाती होगा तो अनेक हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा तो एक अद्वितीय हल होगा। तो ये 13 नंबर का भी प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। अब चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? आप इनको हल कीजिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर के रूप में रह जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा। इसको भी हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इधर से एक्स स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यही है जो द्विघात समीकरण नहीं होगा, बाकी वाला में द्विघात समीकरण होगा। तो ये आपका 2 नंबर का ऑप्शन सही है। आप हल करके देखिएगा, ये वीडियो बड़ा बन जाएगा इसलिए, नहीं तो हम यहाँ करके ही आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस 8 हो गया, और इधर गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और -4 हो जाएगा। ये यार ये कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रहेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। चलिए आपको प्रश्न संख्या 15 का हल बतलाते हैं। द्विघात समीकरण इतना का विभेदकर का मान निकालिए। तो विभेदकर बी स्क्वायर -4ac होता है डी बराबर, तो विभेदकर ये फॉर्मूला होता है, तो इसका मान आप निकाल दीजिए। बी स्क्वायर की जगह आपका कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर हो गया, -4 ए का वैल्यू आपका 3 है और सी का वैल्यू आपका 2 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25 -4 दिया 12 दूनी 24, यानी 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। आप चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और उसका हल बतलाते हैं। 16 नंबर में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 बराबर मूल वास्तविक मूल होने के लिए क्या करना पड़ा, यानी विभेदकर बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं चल बहुत तेजी से। द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या होगी? तो आप पहले विभेदकर निकाल लीजिए, बी स्क्वायर -4ac का मान निकालिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 5 25 और यहाँ 4 दूनी 8 तिया 24 आ जाएगा, यानी कि आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो डी इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 में आपका ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी मूल समान होने के लिए बी स्क्वायर -4ac = 0 होना चाहिए। तो b का के जगह क्या हो गया, के स्क्वायर हो जाएगा -4a के जगह 2 है और c के जगह 3 है = 0 हो जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 चौके 24 हो गया। यानी के का मान हम निकालेंगे तो के का मान निकालेंगे तो बराबर प्लस माइनस यहाँ √24 हो जाएगा। √24 के मतलब हो जाएगा 2√6, यानी यहाँ प्लस माइनस रह जाएगा, तो प्लस माइनस 2√6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा है सही ऑप्शन। देखिए 20 नंबर का प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूल के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप डी निकालेंगे और ये होता है बी स्क्वायर -4ac, तो इसको आप देखिए बी की जगह -1 है, इसका होल स्क्वायर हो गया -4, ए का मान 6 है और सी का मान -2 है, ये +1 हो गया और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 चौके 24 दूनी कितना हो गया 48, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो मूल हम लोग x बराबर क्या जानते हैं, -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो माइनस माइनस +1 हो गया और यहाँ प्लस माइनस 7 ये 49 का ये हो जाएगा, रूट निकालेंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ 2 गुना 6 हो गया। तो पहला निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 7 और 1 8/6 दूनी 12 और एक हो जाएगा हमारा -6/12, इसको काट देंगे तो 2 बच जाएगा और यहाँ 4 दूनी 8 हो गया और 4 तिया 12, यानी 2/3 और -1/2 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दूसरा वाला का 20 नंबर का ऑप्शन सही आंसर हो गया। अब 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। AP दिया गया है, इसका सर्वांतर निकालना है। तो कोई भी 2 लगातार पद में घटा देंगे तो जो अंतर आएगा वही सर्वांतर हो जाएगा, जो 3 नंबर का ऑप्शन सही है आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में AP का प्रथम पद 10 और सर्वांतर 10 है, तो इसका दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो A2 बराबर A + D होता है। तो A भी 10 है और D भी 10 है, तो हमारा हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और उसका उत्तर आपको बताते हैं। AP में A बराबर 7, D बराबर 3 और N बराबर 8 है, तो AN का मान होगा तो AN बराबर A + n-1 और क्या होता है D होता है। A का मान आपको दिया गया है, A का मान 7 है, N का मान आपको 8 है, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा और D का मान आपको दिया हुआ है 3।
तो ये हो जाएगा 7 और 7 तिया 21, यानी कि आपका हो जाएगा 28, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे आपका 3 नंबर सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि तीन के प्रथम 5 गुणजों का योग आपको निकालना है, यानी 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालना है। तो a बराबर 3 हो जाएगा आपका, d बराबर भी 3 हो जाएगा आपका, और n बराबर आपका कितना है 5। तो उसका योग निकालना है, तो यानी Sn निकालना है। Sn बराबर n/2, और क्या होता है 2a प्लस n-1, और क्या होता है d होता है, राइट। तो चलिए यहाँ पर n का मान आपको दिया हुआ है, n का मान 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5/2 हो गया, और यहाँ 2a का मान आपका 3 हो जाएगा, n का मान 5 - 1 बराबर 4, और d का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए आपका ये 5/2 हो गया, और यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ 4 तिया 12 हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5/2, और 12 6 18 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए 9 5 9 45, आपका आंसर आ गया, जो आपका 4 नंबर का ऑप्शन में आपको उत्तर के रूप में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और उसका हल आपको हम बतलाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ये हम लोग जानते ही हैं, ये वो आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए आकृति में ये डी ई और बी सी क्या है, समांतर है। यहाँ 1 दिया हुआ, यहाँ 2, यानी 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ 1.5 दिया हुआ, 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया गया है। ये थेल्स पर समान आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से ये आपने कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज समरूप दिया हुआ ए बी सी, ए और क्यू, ए और क्यू, और उसके बाद बी और आर, बी और आर, और सी और पी, सी और पी क्या है समरूपता की कसौटी क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आप देखिए ये भुजा और ये भुजा का बटा 1/2 होगा, इसका और इसका अनुपात 1/2 होगा, इसका और इसका अनुपात 1/2 होगा। तो इसका भुजा 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 समरूपता की कसौटी कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका एस ऑप्शन आपका सही हो गया, राइट। तो चलिए आपका ये भी आंसर आ गया। अब 28 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। 28 नंबर का प्रश्न में क्या दिख रहा है, तो देखिए आपका प्रश्न 28 नंबर का, आपको 28 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में है तो इसमें समरूपता की कसौटी क्या होगा। देखिए ए कहाँ है, यहाँ है, तो ए की जगह हमारा डी होना चाहिए, डी है। अब बी की जगह क्या है एफ, तो बी की जगह यहाँ एफ नहीं है, ये नहीं है, बी की जगह एफ यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर के कितना है सी, सी की जगह यहाँ ई होना चाहिए, यहाँ सी है तो यहाँ ई है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। समरूपता की कसौटी आपका जो समरूप त्रिभुज का नाम है वो 3 नंबर वाला सही ऑप्शन आ गया। अब चलिए आप ये प्रश्न संख्या 29 देख लीजिए। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 4 चौक 16 9 9 81, यानी कि ये वाला 4 वाला ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग ये प्रमेय 6.6 से जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतना में एक समकोण त्रिभुज के कर्ण 13 है और एक भुजा 12 है, तो दूसरा क्या होगा। तो कर्ण इतना है, तो एक भुजा 12 है, तो दूसरा भुजा मान लीजिए कि ए है, जो भी है। तो 13 को इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा और -12 का स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर एक ही बार में बाहर में लिख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और ये 12 12 में 144 हो जाएगा। इसको हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो 5 है, 6 में से 2 25 हो गया, यानी कि 5 आ गया। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो 30 का 2 वाला आपका ऑप्शन आपका सही हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अगला प्रश्न 31 नंबर में है। एक ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये भुजा दिया गया है, तो कोण B के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AC का आप स्क्वायर कर लीजिए, तो 12 12 में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 6 चौक 36, 36 अतिया कितना हो जाएगा, यानी 36 हो गया। इसको 6 तिया 18 और 3 तिया 9 और 1 10 108 हो गया, 108 हो गया, और 6 चौक यहाँ पर 36 हो गया। और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर एक साथ रहने दीजिए, तो ये भी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो AC यानी B सामने में नहीं है, तो कोण B बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से हो गया, राइट। तो 31 नंबर का सही हो गया। 32 नंबर देखिए, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, तो ये भी आपका आंसर सही आ गया। 33 नंबर में देखिए, बिंदु P से किसी वृत्त पर की स्पर्श रेखाएं की लंबाई अगर 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका एक भुजा हो जाएगा, तो दूसरा आपको निकालना है। तो 625 में से आपको
476 घटा देना है तो आपका कितना आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। चलिए आपको अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एक बड़े वृत्त की कितनी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अपरिमित रूप से अनेक होगी, ये भी आपको समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, और प्रश्न संख्या 35 में है, दी गई आकृति में OP बराबर 5 है, ये OP बराबर 5 है, ये PA बराबर 3 है, तो OA निकालना है। तो ये कितना होगा, 25 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16, यानी 4 होगा। तो 4 ऑप्शन ये हो गया। सबका बना करके नहीं दिखा रहे हैं, जल्दी से आंसर बता दे रहे हैं। केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बटे 360। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। इसमें से आप इसको निकालिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी पर जिसका कोण 60 डिग्री है, इसी पर आप फॉर्मूला बैठा दीजिए। ये 22/7 हो गया। आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 गुना 6 हो गया आर का वैल्यू, और उसके बाद ये आपका 60 डिग्री बटा 360 डिग्री, ये कट गया, 6 चौक 36 कट गया, ये 6 और 6 कट गया। अब यहाँ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13/7, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका जो हम लोगों ने 36 तक देख लिया है, कितना तक देख लिया, 37। अब 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जिसका केंद्र कोण 60 डिग्री है। देखो ये हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है, ये आप आराम से निकाल सकते हैं कि इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप की लंबाई कितना होता है, 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। इसमें आप वैल्यू रखिएगा, 2 पाई का मान 22/7 हो गया, आर का वैल्यू आपका 21 है दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, 360 डिग्री, ये खत्म हो जाएगा, 6 चौक 36 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, और 7 तिया 21 हो गया, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दीजिए, यानी 22 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी चलते से, प्रश्न संख्या 39 का, कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल आपका निकालना है, यानी कि दीर्घ वृत्तीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना है, पाई r स्क्वायर में से इसको हमको घटा देना है। तो पाई 22/7 हो गया, आर का वैल्यू आपका 7 बोल रहा है, गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें 14 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा देना है। ये और ये कर देंगे, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, इसमें से 14 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा देना है, यानी आपका कितना आ जाएगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आज का वीडियो का लिए इस प्रश्न का इसका अंतिम प्रश्न है। एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी के एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच की कोण निकालना है। तो 8 ताने हैं, यानी 8 से भाग दे देना है, 360 डिग्री को 8 से भाग दे दीजिए, तो आपका 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका ये ऑप्शन नंबर 2 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने जैक द्वारा जो प्रथम सावधिक परीक्षा फर्स्ट टर्म एग्जाम में जो आपको प्रश्न पूछा गया था 40 प्रश्न, उस 40 प्रश्न का हल इस वीडियो में बतलाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आ गया हो, लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।